क्लास 11 विषय मैथमेटिक्स के एक नए वीडियो लेक्चर में पुनः आपका स्वागत है। मैं सुनील कुमार गुप्ता, राजकीय शिक्षक, विषय गणित। देखिए, इसके पहले हम क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर का नाम समुच्चय के अंतर्गत प्रश्नावली 1.3 तक का अध्ययन हम लोग कर चुके थे। आज उसके आगे प्रश्नावली 1.4 से जुड़े हुए नियम, कानून, डिफिनीशन और एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। उस क्रम में सबसे पहले टॉपिक आता है वेन डायग्राम, वेन आरेख। देखिए, पहले बात, वेन आरेख की जरूरत क्यों पड़ी। वेन आरेख समुच्चय के संबंधों को आरेख के द्वारा प्रदर्शित करना। वेन आरेख कहलाता है। ठीक, देखिए क्या होता है कि वेन आरेख के मतलब एक पिक्चर्स, किसी भी चीज का एक पिक्चर व्यू। देखो क्या होता है कि वेन आरेख का इंपॉर्टेंस सेट थ्योरी को समझने में बहुत ज़्यादा है। क्यों? देखिए क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको सॉल्व करने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन अगर उसको वेन डायग्राम के माध्यम से सॉल्व करें तो जो क्वेश्चन ज़्यादा टाइम में सॉल्व हो सकता था वो कम समय में सॉल्व हो जाएगा। खास तौर से कंपटीशन में जब हम जाते हैं तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उस टाइम हमको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसको लगाकर लिख करके ना, बल्कि वेन डायग्राम के माध्यम से हल करें तो बहुत कम समय में उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो वेन डायग्राम इसी मायने में काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब देखो, इसको बहुत ज़्यादा समझ में तब आएगा जब इससे जुड़े हुए कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। ठीक, अब सबसे पहले हम देखो बताएंगे। देखो, वेन आरेख खींचते समय या बनाते समय सार्वत्रिक समुच्चय को हम लोग सार्वत्रिक समुच्चय U को हम लोग एक आयत द्वारा दिखाएंगे या प्रदर्शित करेंगे, और U के जितने भी उप समुच्चय होंगे, उप समुच्चय मतलब सबसेट, को हम लोग किससे डिनोट करेंगे? वृत्त से। उप समुच्चय U के उप समुच्चय को हम लोग एक वृत्त के द्वारा डिनोट करेंगे। कहने का मतलब यह है कि वेन आरेख बनाते समय सार्वत्रिक समुच्चय को हम लोग किस सिंबल से यूज करेंगे? कौन सा सिंबल यूज करेंगे? आयत। जो शेप यूज करेंगे हम, कौन सा शेप यूज करेंगे? आयत। और जो U के उप समुच्चय होंगे उसके लिए कौन सा शेप यूज करेंगे? वृत्त। अब कैसे करेंगे एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, पिक्चर है, ये आयत पूरा बना है U। आयत के अंदर क्या है? एक वृत्त है, यानी U का क्या है? सबसेट से। तो पहले U के सबसेट को लिख लें। पहले हम लोग U का सबसेट क्या होता है? कोई भी सेट, किसी भी सेट का सबसेट कब कहलाता है? जब इस सेट के सभी अवयव दूसरे सेट में हो। A U का सबसेट है। क्यों? U का देखे दायरा कितना है? ये पूरा है। U मतलब पूरा आयत। U मतलब यूनिवर्सल सेट का मतलब पूरा आयत। पूरे आयत में अगर अवयव की बात करेंगे तो कितने अवयव हैं? हम एलिमेंट की बात करते हैं ना, सेट की बात करते हैं, तो सेट के अंदर क्या होते हैं? एलिमेंट। तो सेट U के अंदर का A भी है, और A के अतिरिक्त ये खाली जगह जो भी है वो भी है। ठीक है, तो अगर A के अंदर पहले U के अंदर जो A है पहले उसके बारे में अगर बात करें तो क्या है? 2 4 6 8 10। और A क्या है? U के अंदर है, यानी A के सभी अवयव U में तो होंगे ही। 2 4 6 8 10। अगर U A का सार्वत्रिक समुच्चय है तो पक्का है कि U में A से ज्यादा अवयव होंगे। वो ज्यादा अवयव कौन है? जो A से बाहर के हैं। 3 7 1 5 9। तो देखो क्या है,
u बराबर, अगर इस डायग्राम को, इस आकृति को देखें तो इसमें u बराबर क्या है, u मतलब पूरे आयत के अंतर्गत एलिमेंट्स, अवयव, बशर्ते हुए हो सकते हैं किसी सेट के भी एलिमेंट हो। अब u के अंतर्गत a भी है, तो a क्या है, u का सबसेट है। हम पहले ही बता चुके हैं u के सबसेट को हम लोग किस सिंबल से यूज करेंगे, वृत्त से, ठीक है। तो u के जो सबसेट है a है, वृत्त के आकार में जो होता है वो सबसेट होता है, a है, और सबसेट भी तो एक सेट होता है। तो उस u के सबसेट a में जो अवयव है कौन से होंगे, a के अंदर के होंगे 2 4 6 8 10, और a क्या है, u के अंदर है, यानी a के सभी अवयव u में होंगे, और u में कुछ एक्स्ट्रा होंगे 3 7 9 5 1। तो समझ में आया। अब देखो, इस डायग्राम को देख के ही बता सकते हो कि a चूंकि u के अंदर है इसलिए a u का सबसेट है, और u a का क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय है। सार्वत्रिक समुच्चय कहो या सुपरसेट कहो, दोनों एक ही बात है। समझ में आ गया। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, अगर केवल डायग्राम देख के बता सकते हो ना कि a u का सबसेट है। a u का सबसेट क्यों है, क्योंकि a के जितने भी अवयव हैं, जितने भी एलिमेंट हैं, सब क्या है, u के अंदर है। u के अंदर है मतलब एक आयत के अंदर है। समझ में आ गया। अब यहां पे देखो दूसरा, इसमें u के अंदर का दो सबसेट्स हैं। u सार्वत्रिक समुच्चय होता है किसके लिए, अपने सबसेट के लिए। तो u के दो सबसेट कौन है, देखो एक b है, एक क्या है, a है। एक क्या है, a है, ये b है, a है। तो b वाला गोला कौन सा है, ये, और a वाला गोला कौन सा है, ये, ठीक। अब बताओ b किसके अंदर है, a के अंदर है। b जो है गोले a के अंदर है, तो b क्या हो गया, a का क्या हो गया, सबसेट हो गया। और b और a दोनों किसके अंदर है, u के। u सबसे बड़ा है, और b और a u के क्या है, सबसेट है। यानी u जो है b और a के लिए क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय है। तो इसको अगर u लिखना हो इसमें, तो u का मतलब कि इस पूरे आयत के अंतर्गत जो भी अवयव आ जाए, तो कौन से अवयव आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें b लिखेंगे, b बराबर क्या आएंगे, b के गोले के अंदर कौन से, केवल 4 6। a बराबर क्या लिखेंगे, a बराबर a के अंदर, a के अंदर कौन कौन से हैं, 2 4 6 8 10। और यहां लिखेंगे तथा b क्या है, a का सबसेट। समझ में आ गया। तो इस वेन डायग्राम के बारे में अगर u लिखना हो तो u मतलब आयत के अंदर सभी अवयव, आयत के अंदर सभी अवयव को केवल देखोगे, सेट को भी भूल जाओ, ठीक। तो आयत के अंतर्गत अवयव कौन कौन से हैं, जो बिंदु वाले हैं 1 से लेकर 10 तक, है ना। और आयत के अंतर्गत सेट्स भी हैं। अब सेट किस प्रकार से है, b a के अंदर है, b देखो a के अंदर है ना, b के सभी अवयव a में है ना, तो इसीलिए तो कह रहे हैं b a का सबसेट है। समझ में आ गया। और a और b दोनों किसके सबसेट है, क्यों, क्योंकि u दोनों के लिए क्या है, सार्वत्रिक है। समझ में आ गया। तो इसको लिखोगे, ये लिख, इसमें और भी कुछ लिख सकते हो, a भी u का सबसेट है और b भी क्या है, u का सबसेट है। तो समझ में आया। तो वेन डायग्राम में ये सब चीज़ों को देखो ऐसे दिखा सकते हो। अगर ऐसे लिखे हैं तो लिखा हुआ चीज़ को वेन डायग्राम के माध्यम से ऐसे, इसको इससे दिखाओगे, इसको u बराबर लिखोगे, वही चीज़ 1 से लेकर 10 तक, और a बराबर क्या लिखोगे, 2 4 6 8 10। वेन डायग्राम में तो इसको ऐसे लिखोगे, अगर ये लिखा है तो वेन डायग्राम में इसको ऐसे बनाओगे। अगर मान लो तुमको दे दिया u बराबर ये, a बराबर ये, तो वेन डायग्राम बनाना हो तो क्या करोगे, सबसे पहले u के लिए एक आयत बनाओगे और इसके लिए एक गोला बनाओगे। अब गोले में a वाले अवयव को भर दोगे, और आयत में a के भरने के बाद जो बचे हैं u के वो भरेंगे। समझ में आ गया।
इसको पिक्चर के भूल जाओ, इसको पिक्चर बनाना है, हमको वेन डायग्राम बनाना है। मान लो u बराबर 1 2 से 10, a बराबर 2 4 6 8। तो इसका पिक्चर बनाओगे तो क्या करोगे, पहले u के लिए कौन सा चित्र खींचोगे, आयत, ये आयत खींच लिए u के लिए। u के अंदर क्या है, a के सेट है, a क्या है, u का सबसेट है, तो उसके लिए कौन सा सिंबल यूज करोगे, वृत्त। वृत्त के अंदर कौन सा एलिमेंट रखोगे, 2 4 2 4 6 8 10, यही नहीं रखोगे। अब a के अलावा कौन से अवयव बचे, 1 3 5 7 9, ये सब फिर ऐसे लिख दोगे, इसको लिख दोगे a, इसको लिख दोगे u। तो ये लिखा होगा तो ये बना लोगे, अगर ये लिखा ये बना है तो ये कर लोगे। समझ में आ गया, बना लोगे। चलो आगे देखते हैं। अब देखो ऑपरेशन, पहले तो हम पढ़ते हैं ऑपरेशन क्या होते हैं। संक्रियाएं, संक्रियाएं देखो जैसे हम 2 है, 2 में 4, ये जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा 6। तो 2 और 4 में ये क्या किया गया, ऑपरेशन किया गया, संक्रियाएं किया गया। और 2 है 4 है, यहाँ गुणा कर दोगे तो यहाँ क्या मिलेगा 8। 2 और 4 में भाग देंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, तो ये सब प्लस है या गुणा है या ये भाग है, ये सब क्या कहलाते हैं, ऑपरेशन कहलाते हैं। संक्रियाएं, संक्रियाएं कहलाते हैं। ये संक्रियाएं करती क्या है, 2 अलग अलग चीजों को एक तीसरा चीज में बदल देती है। देखो 2 अलग है, 4 अलग है, तीसरा एक चीज दे दिया 6। ये वाला देखो चीज वही है, लेकिन ये यहाँ ऑपरेशन बदल गया तो यहाँ पर चीज कोई तीसरा चीज अलग हो गया। समझ में आ गया। तो ऑपरेशन बदलने से रिजल्ट अलग अलग आते हैं, संख्याएं वही रहेगी। देखो यहाँ भी 2 था, यहाँ भी 2 था, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 4 है, लेकिन बदला क्या है, ये प्लस यहाँ या गुणा है, यहाँ क्या है भाग है। इसी को ने ऑपरेशन चेंज करने से रिजल्ट क्या हो गया, अलग अलग आ गए। समझ में आ गया। इसी प्रकार से सेट में भी हम लोग ऑपरेशन यूज करते हैं 2 सेट्स पे। ये ऑपरेशन प्लस क्या 2 नंबर्स पे यूज हुआ है, सेट में हम ऑपरेशन यूज करेंगे किस पे, सेट्स पे। और 2 सेट्स में अलग अलग ऑपरेशन लगाएंगे तो कोई तीसरा सेट मिलेगा। समझ में आ गया। तो पहला ऑपरेशन हम लोग पढ़ेंगे क्या, यूनियन ऑफ सेट। समझ में आ गया। ऑपरेशन क्या है, ऑपरेशन संख्या में अगर बात करेंगे तो 2 संख्याओं पर ऑपरेशन लगाने पर कोई तीसरा चीज मिलता है। ऑपरेशन बदलेंगे तो तीसरी संख्या बदलेगी, अभी बता दिए ना। उसी तरह सेट में हम 2 सेट की बात करेंगे। यदि A और B 2 समुच्चय हो, A और B 2 समुच्चय हो, तो इसमें ऑपरेशन लगाएंगे कौन सा, यूनियन का, सम्मिलन का। ठीक, तो A और B के यूनियन या सम्मिलन, सम्मिलन कहो या संघ कहो, सम्मिलन को हम A यूनियन B से प्रदर्शित करते हैं। तथा A यूनियन B में या तो एक A यूनियन B में A और B के सभी अवयव आएंगे। ठीक, समझ में आ गया। पहली बात देखो, जैसे एग्जाम्पल ले लो, A बराबर 1 2 3, B बराबर 4 5 6। अगर C बराबर ले लो 2 3 5 6। अब बताओ
ए यूनियन बी में हम क्या बताएं, ए और बी के सभी अवयव आएंगे। तो ए और बी के पहले तो ए के लिख लो, 1 2 3। अब ए और बी के सभी अवयव आएंगे, तो अब कौन सा बचा यहाँ पे, 4 5 6। अगर हम लिख दें ए यूनियन सी, तो ए और बी, ए और सी के सभी अवयव आएंगे। कौन से आएंगे, 1 2 3। फिर देखो 2 3 यहाँ से स्टार्ट हो गया, सभी अवयव आएंगे, लेकिन जो दोनों में कॉमन होगा उसको एक ही बार लिखेंगे। समझ में आ गया। तो 1 2 3 5 6, समझ में आ गया। तो ए यूनियन बी में या तो ए के अवयव होंगे, या तो बी के अवयव होंगे, या तो दोनों के अवयव होंगे। समझ में आ गया। देखो यहाँ पे ए यूनियन बी में क्या है, ये अवयव जो हैं 3 ले लो, ए का है। अगर 5 ले लोगे तो बी का होगा। तो इसमें ए यूनियन बी में या तो ए के होंगे या बी के होंगे। इसमें क्या है, ए यूनियन सी में या तो ए के हैं या तो बी के हैं या तो दोनों के हैं, या तो दोनों के हैं। ठीक। तो यहां से क्या देख रहे हो, 2 सेट्स का यूनियन निकालेंगे, तो जो तीसरा सेट आएगा उसमें अवयव क्या होंगे, या तो एक सेट का होगा, दूसरे सेट का, या तो दोनों सेट का होगा ना। क्लियर है ना। देखो इसमें अवयव जो भी हैं या तो ए के हैं या तो बी के हैं। इसमें अवयव कौन से हैं, या तो ए के हैं या तो सी के हैं, या तो ए और सी दोनों के हैं। कहाँ पे, ए के हैं या तो बी के हैं या तो, अच्छा हाँ यहाँ सी रहेगा। चलो यहाँ सी रहेगा। ठीक है, यहाँ सी रहेगा। क्लियर है, ये चीज़ समझ में, ये समझ में आ गया। तो ए यूनियन भी समझ में आ गया। तो इस आधार पर अगर हम, यानी कि देखो फिर से हम बता रहे हैं, ए बराबर अगर लिख दें हम 1 2 3, बी बराबर 4 5 6, तो अगर हम इसको ए यूनियन बी को अगर हम समुच्चय निर्माण विधि में लिखें तो किस टाइप के एलिमेंट होंगे, ए यूनियन बी में यक्स इस प्रकार से है कि यक्स या तो यक्स ए के होंगे या यक्स बी के होंगे। क्लियर है, क्लियर है ना। यानी कि एक इसको समुच्चय निर्माण विधि में ए यूनियन बी को अगर डिफाइन करना हो तो ए यूनियन बी में यक्स मतलब अवयव इस प्रकार से होंगे कि ये या तो ए के होंगे या तो बी के होंगे। यानी अगर हम इसको ऐसे लिखें, यक्स बिलोंगिंग टू ए यूनियन बी, तो ये इम्प्लाइज करेगा कि यक्स या तो ए में या तो यक्स बी में है। क्या इधर से सही नहीं है? अगर यक्स ए में होगा या यक्स बी में होगा तो यक्स कहाँ होगा, ए यूनियन बी में होगा। क्लियर है ये? क्लियर है जी ये? किसटे यूनियन एकदम क्लियर हो गया? देखो एग्जाम्पल नंबर 12 किताब में दिया है। ए बराबर दिया है क्या, 2 4 6 8। बी बराबर क्या दिया है, 6 8 10 12। ठीक। अगर हमको निकालना है ए यूनियन बी तो क्या निकालोगे, 2 4 6 8। ए और बी के सभी अवयव होंगे। हो सकता है दोनों में कुछ अवयव कॉमन हो, तो यहाँ क्या होगा 10 और यहाँ क्या होगा 12। समझ में आ गया? तो बस यही करना है। देखो एक चीज़ बता रहे हैं नोट में, यहाँ क्वेश्चन बताने से पहले, अगर ए बी का सबसेट हो तो ए यूनियन बी क्या होगा जी, बताओ।
सुबह बताए थे ना। अभी तो फिर क्या सोचो, अभी सोचो। देखो ए बराबर कोई ले लो, इसको देख लो, 1 2, बी बराबर ले लो 1 2 3। अब ए यूनियन बी निकालो। ए क्या है, बी का सबसेट है। ए बी का सबसेट है, क्यों? हाँ, अब ए यूनियन बी निकालो तो क्या आएगा, ए और बी के सभी अवयव। तो ए और बी के सभी अवयव क्या हैं, ये क्या है फिर 1 2 3। तो वही तो हम पूछ रहे हैं कि अगर ए बी का सबसेट होगा तो ए यूनियन बी बराबर क्या आएगा, बी आएगा। यही ना पूछ रहे हैं, मन से पढ़ो। तो नोट में उसको लिख लेना, नोट में यदि ए बी का सबसेट हो तो ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा, बी होगा। क्योंकि ए बी का सबसेट है तो ए के सभी अवयव बी में होंगे, ठीक है। यानी अगर हम बी को लिख लें तो ए को तो लिख ही लेंगे, यही ना। ए यूनियन बी में ए और बी के सभी अवयव लिखे जाते हैं, तो बी को लिख लिए तो वो ए के बी लिख लेंगे और बी के तो लिख ही लेंगे, ठीक। समझ में आ गया। ए यूनियन बी का मतलब ए और बी के सभी अवयव। तो अगर हम बी का अवयव लिख लेंगे तो बी का अवयव लिख लिए तो ए के तो लिख ही लिए, अब बी के लिख लिए तो बी के तो रहेंगे ही, ठीक। अब यही क्वेश्चन उसी आधार पर देखो क्या है। एग्जाम्पल नंबर 13, ए बराबर क्या है, ए ई आई ओ यू। बी बराबर क्या है, ए आई यू। यहाँ कौन किसका सबसेट है, यहाँ पे बी ए का क्या है, तो फिर ए यूनियन बी कहो या बी यूनियन ए, ए यूनियन बी कहो या बी यूनियन ए कहो या बी यूनियन ए, क्या होगा, क्या होगा, ए होगा। यही तो पूछ रहा है, सिद्ध करना है कि ए यूनियन बी बराबर है, तो हो गया ना। क्यों ए यूनियन बी यानी बी यूनियन ए बराबर ए होगा, क्यों होगा, क्योंकि बी ए का क्या है, सबसेट है। यक्स क्या कह रहा है, राम गीता अकबर। कक्षा 11 के विद्यार्थी जो विद्यालय की हॉकी टीम में है, समुच्चय है, ठीक। यक्स जो है कक्षा 11 के विद्यार्थी है जो कि हॉकी खेलते हैं, हॉकी टीम है, ठीक। कक्षा 11 के विद्यार्थी जो कि हॉकी टीम में है, ठीक। और वाई क्या है, गीता डेविड अशोक। ये भी कक्षा 11 के विद्यार्थी जो फुटबॉल टीम के हैं, फुटबॉल टीम के सदस्य हैं। समझ में आ गया। पूछ रहा है कि यक्स यूनियन वाई, इसमें कौन से सदस्य होंगे, राम तो होगे ही, गीता होगी, अकबर तो होगा ही, और कौन होगा, डेविड, फिर अशोक, यही ना होंगे। तो ये क्या बताता है कि यक्स और वाई के यूनियन में या तो हॉकी टीम के सदस्य होंगे या तो फुटबॉल टीम के सदस्य होंगे या ऐसे भी सदस्य होंगे जो दोनों खेल खेलते हो। देखो जैसे क्या है, गीता देखो क्या है, हॉकी टीम में भी है और फुटबॉल टीम में भी है। अकबर कहाँ है जी, हॉकी टीम में है, इसमें फुटबॉल टीम में कहाँ है, ठीक। तो यहाँ से ये बताने की कोशिश किया गया है कि दो सेट के यूनियन में या तो ए के अवयव होंगे या तो इस सेट के अवयव होंगे या तो इस सेट के अवयव होंगे या तो दोनों के अवयव होंगे। यहाँ यही नहीं बताने की कोशिश किया गया है। यक्स में जो है केवल हॉकी टीम के सदस्य हैं, वाई में फुटबॉल टीम के सदस्य हैं। अगर यूनियन निकाले जाए तो ये जो मेंबर्स आएंगे वो या तो हॉकी के टीम के होंगे या तो फुटबॉल टीम के होंगे या तो दोनों के टीम में होंगे। यानी ये जो खिलाड़ी हैं हॉकी भी खेल सकते हैं,
कुछ खिलाड़ी हॉकी केवल खेलते हैं, कुछ खिलाड़ी केवल फुटबॉल खेलते हैं, और कुछ खिलाड़ी मतलब गीता दोनों खेलती है। समझ में आ गया? तो यही बताने की इसमें कोशिश किया गया है। समझ में आ गया? देखो अकबर क्या है, केवल हॉकी टीम खेलता है, मतलब हॉकी केवल खेलता है, हॉकी टीम में केवल है। डेविड केवल फुटबॉल खेलता है, हॉकी नहीं खेलता है, नहीं खेलता हॉकी। अशोक केवल फुटबॉल खेलता है, हॉकी नहीं खेलता है। राम केवल हॉकी खेलता है, फुटबॉल नहीं खेलता है। लेकिन गीता जो है दोनों खेलती है। यानी कहने का मतलब है कि दो सेट के यूनियन में दोनों सेट के अवयव होंगे अलग अलग, या तो हो सकता है कि वे भी अवयव हो जो दोनों सेट में हो। समझ में आ गया? तो यही बताने की कोशिश किया गया। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। देखो ए यूनियन बी को डायग्राम से कैसे दिखाते हैं। देखो ए वाला गोला है, ये बी वाला गोला है। ध्यान देखो, ए यूनियन बी का मतलब पूरा रंगा हुआ भाग। ये देखो लाल से रंगा गया है, ये लाल है, ये पूरा। ये पूरा मतलब ए यूनियन बी में सब आते हैं, ए के भी आते हैं, बी के भी आते हैं, और वे भी आते हैं जो ए और बी दोनों में हो। तो ये वाला पोर्शन देखो क्या है, ध्यान से समझो इस चीज को। ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, वे ऐसा सेट है जिसमें दोनों के अवयव आते हैं। अभी तो बताए थे, समझ में आ गया ना। यानी ए यूनियन बी में या तो ए के होंगे, या तो बी के होंगे, या तो दोनों के होंगे। अगर इसी गोले में यानी ए यूनियन बी अगर दिखाना हो वेन डायग्राम में, तो एक आयत बनाएंगे, उसको बताएंगे कि वो यूनिवर्सल सेट है, और दोनों सेट के लिए दो अलग अलग वृत्त बनाएंगे। अगर ए यूनियन बी बताना है तो अगर मान लो रहता ए बराबर 1 2 3, बी बराबर रहता 3 4 5, तो अगर इसमें अगर इसको दिखाना हो तो कैसे दिखाते हैं? ए में देखो क्या लिखना है, पहले तो दोनों में जो कॉमन है, दोनों में कॉमन क्या है? 3 कॉमन है। तो 3 को दोनों के कॉमन वाला भाग में लिखोगे, इसमें केवल 3 ही लिखोगे, इसके अलावा कुछ नहीं लिखोगे। समझ में आ गया? और बाकी ए में क्या लिखोगे? ए में तो 3 है, तो ए में ही तो है, बाकी ए में बचा क्या है? 1 और 2। फिर बी में क्या लिखोगे? 3 तो बी में भी है, 4 5। इस चीज को अगर ऐसे दिखाना, यानी कि ए यूनियन बी में दोनों गोले आएंगे, यहां तक कि कॉमन आएगा भी, जो कॉमन वाला हो। देख रहे हो ए यूनियन बी में, अगर ए यूनियन बी को वेन डायग्राम में बनाना हो तो एक यूनिवर्सल सेट के लिए आयत बनाएंगे, फिर उसमें 2 गोला बनाएंगे, एक गोले को एक सेट का नाम देंगे, दूसरे गोले को दूसरे सेट का नाम देंगे, और इसको ऐसे बना देंगे और पूरा रंग देंगे। अब देखो क्या है, ए यूनियन बी में जो अवयव है पूरे या तो ए में है, या तो बी में है, या तो दोनों में है, यानी पूरे गोले को रंग देंगे। अब बताएंगे कि रंगा हुआ भाग क्या है, ए यूनियन बी है। ए यूनियन बी का मतलब क्या है, जो रंगा हुआ वाला भाग, मतलब टोटल भाग। समझ में आ गया? तो ए यूनियन बी को वेन डायग्राम में क्या दिखाओ, कैसे दिखाओगे? एक आयत के अंदर 2 गोला बना देंगे, दोनों सेट का दोनों गोले में अलग अलग नाम दे देंगे, और पूरा उसको रंग देंगे किसी रंग से। समझ में आ गया? ए यूनियन बी का मतलब ए और बी के सभी पूरा कंप्लीट स्पेस अवयव। ठीक, तो प्रॉपर्टीज ऑन यूनियन ऑफ सेट। हाँ, समुच्चय के संघ के गुणधर्म। गुणधर्म संघ मतलब ये सम्मिलन एक ही बात है। ठीक, यूनियन। देखो पहला ए यूनियन बी, पहले लिख लोगे, यदि ए और बी कोई 2 समुच्चय हो तो पहला ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए। इसका मतलब कि ए का बी के साथ यूनियन करो या बी का ए के साथ यूनियन करो, दोनों बराबर होंगे। जैसे
ए बराबर 1 2 3 निकालो, बी बराबर 2 3 4 निकालो। तो ए यूनियन बी करो तो क्या आएगा 1 2 3 4, चाहे बी यूनियन ए करो फिर वही आएगा ना, बी और ए के सभी अवयव। तो ए यूनियन बी करो चाहे बी यूनियन ए करो दोनों बराबर होंगे। अगर ऐसा है तो हम इसको कहेंगे क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम किस पे? संघ पर, सम्मिलन पर, सम्मिलन पर, सम्मिलन पर, यानी कम्यूटेटिव लॉ, यानी इसको कहोगे कि यूनियन पर क्रम विनिमय नियम पालन होता है, हो रहा था ना। यानी कि क्रम विनिमय नियम किस पे? सम्मिलन पर, सम्मिलन पर क्रम विनिमय नियम का पालन होता है। दूसरा ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर ए यूनियन बी यूनियन सी। अब देखो पहले शुरुआत में यूनियन निकालो फिर उसको सी के साथ निकालो, मजा नहीं आता है। ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर, कहने का मतलब यह है कि पहले ए और बी के साथ यूनियन करो फिर सी के साथ करो, या बी और सी का यूनियन कर लो फिर ए के साथ यूनियन करो, बात बराबर आएगा। इसको कहते हैं साहचर्य नियम। सम्मिलन पर साहचर्य नियम। क्लियर? एग्जाम्पल ले सकते हो तुम लोग, जैसे ए बराबर ले लो 1 2 3, बी बराबर ले लो 2 3 4, सी बराबर ले लो 4 5 6। यहाँ लिख लेना यदि ए बी और सी कोई 3, यहाँ 2 की जगह क्या लिखोगे? 3, कोई 3 समुच्चय हो तो। अब देखो पहले ए यूनियन बी निकालो, क्या आएगा 1 2 3 4। अब क्या करोगे? ए यूनियन बी अब सी के साथ निकालो, यानी ए यूनियन बी यूनियन सी करो, क्या आएगा 1 2 3 4 5 6। अब इसमें क्या कह रहा है कि बी यूनियन सी निकालो पहले। बी यूनियन सी क्या होगा 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6। अब बी यूनियन सी का फिर ए के साथ निकालो, बी यूनियन सी क्या आएगा 1 2 3 4 5 6। बात तो वही आ गया ना, चाहे ये निकालो पहले चाहे ये निकालो, दोनों तो सेम ही आया है। तो वही कह रहा है कि पहले बी के साथ ए का यूनियन करो फिर सी के साथ करो, या बी और सी का करने के बाद ए के साथ करो, दोनों बराबर आएंगे। अगर ऐसा होता हो तो हम कहते हैं सम्मिलन पर साहचर्य नियम। सम्मिलन पर साहचर्य नियम, ठीक। यानी कि यूनियन साहचर्य नियम का पालन करता है। तीसरा ए यूनियन फाई बराबर क्या आएगा बताओ? ए, यानी किसी सेट का यूनियन इम्पटी सेट के साथ, रिक्त समुच्चय के साथ करेंगे तो वही सेट आएगा। इसको हम कहेंगे फाई तत्समक नियम। तत्समक नियम, तत्समक नियम, या इसे की इंग्लिश में कहेंगे आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ, इसको इंग्लिश में कहेंगे कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, इसको कहेंगे एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, इसको क्या कहेंगे? आइडेंटिटी लॉ। और फाई को क्या कहेंगे? और यहां पर कहेंगे हम लोग फाई समुच्चय एक का
सम्मिलन U पर तत्समक अवयव है, तत्समक अवयव है। समझ में आ गया? तत्समक अवयव क्यों है? क्योंकि इस फाई के साथ कोई भी सेट ले ले वही सेट दे देता है। ठीक, किसी भी चीज को आइडेंटिटी क्यों कहते हैं? क्योंकि इस ऑपरेशन, ये ए कुछ भी ले लो, बी कर दोगे तो यहाँ बी देगा, सी कर दोगे तो सी देगा। ठीक, यानी फाई जो है आइडेंटिटी इसलिए है क्योंकि किसी भी सेट के साथ यूनियन लगाओ वही सेट दे देगा। तब ऐसी स्थिति में कहते हैं कि फाई समुच्चय ए का सम्मिलन यू पर क्या है? तत्समक अवयव है। समझ में आ गया? इसको लिख लोगे। चौथा वर्गसम नियम होता है। देखो, ए यूनियन ए बराबर ए, इसको कहते हैं वर्गसम नियम। वर्गसम नियम, आइडेम्पोटेंट ला, आइडेम्पोटेंट ला, यानी किसी भी सेट का स्वयं के साथ यूनियन करेंगे तो वही तो आएगा। तो ऐसा अगर होता है तो कहते हैं कि वर्गसम नियम का पालन हो रहा है। किस नियम का पालन हो रहा है? वर्गसम नियम का पालन होता है। तो यही है समुच्चय के संघ के गुणधर्म। मतलब समुच्चय के संघ यूनियन सेट के ये क्या है? गुणधर्म है। पहला गुणधर्म ये है कि क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, इसका मतलब दो सेट लो, यूनियन दोनों को बदल के करो, हमेशा बराबर आएंगे। साचर नियम का पालन करता है, तत्समक नियम का पालन करता है और वर्गसम नियम का पालन करता है। समझ में आ गया? अगर यहाँ पे एक चीज़ और जोड़ दो तो अगर ए यूनियन ये यूनिवर्सल सेट करो तो यहाँ क्या देगा? ए यू का सबसेट है तो यू देगा ना। चूंकि यूनिवर्सल सेट है तो ए क्या है? इसका सबसेट है तो यू देगा। इसको कहते हैं यू का नियम। मतलब यू का नियम लिख दो इसको, किताब में आपके यही लिखा है। ये चीज़ समझ में आ गया? ये समुच्चय के संघ के गुणधर्म। समझ में आ गया? इतना जरूर पढ़ना, ये बार बार आएगा। ठीक, अब देखो वही चीज़ इसको लिखा भी है किताब में। देखो चाहते तो हम डायरेक्ट इसी को दिखा देते, कहते हो गया, लेकिन थोड़ा कम समझ में आता। समझ में आ गया? ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए, क्रम विनिमय नियम, ये साहचर्य नियम। इसको तत्सम में फाई संक्रिया यू का तत्समक अवयव, हम अभी बताए ना। सेट समुच्चय ए के लिए संक्रिया यू का क्या है? तत्समक अवयव है। ये वर्गसम नियम, ये यू का नियम। समझ में आ गया? ठीक, अब चलो आगे देखते हैं समुच्चय का सर्वनिष्ठ क्या होता है। अब देखो इसको भी पढ़ते हैं। यदि ए और बी कोई दो समुच्चय हैं तो ए और बी के सर्वनिष्ठ को ए इंटरसेक्शन बी द्वारा प्रदर्शित करते हैं तथा इस प्रकार परिभाषित करते हैं ए इंटरसेक्शन बी बराबर इसमें यक्स कोई इस प्रकार से होगा कि यक्स या तो ए का होगा और यक्स बी का होगा। ठीक, इसको और समझाते हैं तब क्लियर समझ में आएगा। यानी ए और बी कोई दो समुच्चय हों तो ए और बी के सर्वनिष्ठ को इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट को कैसे डिनोट करेंगे? ए इंटरसेक्शन बी से, और इसको द्वारा प्रदर्शित करते हैं तथा इसको परिभाषित ऐसे करते हैं। यानी ए इंटरसेक्शन बी में ए के भी अवयव होंगे और बी के भी अवयव होंगे। यानी कि इसको कहोगे समुच्चय ए और बी के कॉमन अवयव, सर्वनिष्ठ अवयव।
सर्वनिष्ठ, यानी इसको कहते कॉमन अवयव। ए और बी, या ऐसे कहते जो ए और बी में दोनों में, जो ए और बी दोनों में हो, बस ऐसे ऐसे कह सकते हो। समझ में आ गया? क्लियर है? एग्जाम्पल देख लो। ए बराबर लिख दो 1 2 3, बी बराबर लिख दो 2 3 4। अगर हम तुमको ए इंटरसेक्शन बी करें तो ए और बी दोनों के अवयव लिखना है। इसमें ऐसा अवयव लिखना जो ए में भी हो और बी में भी हो। देखो यही तो कह रहे हैं, यक्स इस प्रकार से होगा कि वो ए में भी होगा और बी में भी होगा। एक ले लोगे तो बी में है नहीं। 2 देखो इसमें भी है, इसमें भी है, 3 इसमें भी है। अगर इसका 4 ले लेते तो ए में है नहीं। तो ए इंटरसेक्शन बी में ए और बी दोनों के अवयव होते हैं। क्लियर हो गया? अब देखो, यानी कहने का मतलब है, इसको अगर हम ऐसे, इसी चीज को अगर हम ऐसे लिख दें कि यक्स बिलोंगिंग टू ए इंटरसेक्शन बी, तो इसका मतलब ये है कि यक्स ए का होगा और यक्स जो होगा बी का भी होगा ना। देखो अगर यक्स ए इंटरसेक्शन बी का यक्स है तो ये ए का भी है और बी का भी है, तो यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हो। केवल इधर से ही सही है, दोनों तरह से सही है। समझ में आ गया? तो ये है ए इंटरसेक्शन बी। अब हम लोग लिखते हैं असंयुक्त समुच्चय, विसंगीत समुच्चय क्या होता है? डिसजॉइंट सेट। इसको मिटा दें। डिसजॉइंट सेट, विसंगीत समुच्चय, विसंगीत समुच्चय, या इसी को असंयुक्त समुच्चय। ठीक, क्या होता है? दो समुच्चय ए और बी को असंयुक्त, विसंगीत, किताब में क्या लिखा है? विसंगीत या असंयुक्त समुच्चय कहेंगे यदि ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या आ जाए? फाई हो जाए। समझ में आ गया? जैसे एग्जाम्पल, डिसजॉइंट मतलब ज्वाइंट ना हो, कटे हुए हो। जैसे हम लिख दें ए बराबर 1 2 3, बी बराबर 4 5 6, तो ए इंटरसेक्शन ए और बी में कोई अवयव कॉमन है? ए इंटरसेक्शन बी निकाल सकते हो? हम अभी ए इंटरसेक्शन बी बोल रहे हैं, ठीक? तो फाई है ना, यानी ये किसी भी अवयव से कनेक्ट नहीं है। कोई भी अवयव ऐसा नहीं है जो दोनों में हो, तो इसको कहेंगे विसंगीत। इसको क्या कहेंगे? डिसजॉइंट सेट। अतः ए और बी क्या है? डिसजॉइंट है, डिसजॉइंट, असंयुक्त है। समझ में आ गया? अब इसका अगर डायग्राम हमको बनाना हो तो इसको मिटाएं। देखो ए इंटरसेक्शन बी का डायग्राम बनाना, ठीक? तो पहले क्या करेंगे? एक आयत बनाएंगे। इसमें क्या पहले एक आयत बनाएंगे, ठीक? फिर इसमें क्या करेंगे? दो गोला बना देंगे, ठीक? एक और बनाते हैं। ठीक,
ये यू है, ए है, ये बी है, ए है, ये बी है। ए और बी में दोनों में इंटरसेक्शन क्या है? वो कौन सा भाग जो ए और बी दोनों में है? यही ना है, यही रंगा हुआ भाग क्या है? ये इंटरसेक्शन बी है। इसी को इसमें कोई ये क्या है यहाँ पे, ये क्या है? ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या है? फाई है। ये दोनों सेट, ये यू इसको लिखोगे, ये दोनों सेट क्या है? विसंगीत है। अगर वेन डायग्राम अगर बनाना हो कि दो सेट, ऐसा सेट लो जो असंयुक्त हो, डिसज्वाइंट हो, तो इसका वेन डायग्राम ऐसे बनाएंगे। समझ में गया? ये डिसज्वाइंट नहीं, ये क्या ज्वाइंट है। ठीक, तो यहाँ लिखोगे रंगा हुआ भाग, रंगा भाग, रंगा भाग मतलब क्रॉस। ठीक, ए इंटरसेक्शन, सॉरी क्या है? ए इंटरसेक्शन बी है। समझ में आ गया? तो ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम ऐसे बनेगा। क्लियर है? ये कब है? जब ए और बी में कुछ न कुछ अवयव कॉमन हो, सर्वनिष्ठ हो। और ये कब है? जब ए और बी दोनों में कोई भी अवयव कॉमन ना हो, यानी वो क्या है? डिसज्वाइंट हो। ये क्या है? डिसज्वाइंट, डिसज्वाइंट, विसंगीत, विसंगीत। क्लियर है? तो समझ में आ गया? अब कुछ चीज़ें और देखो, इसको मिटा दे रहे हैं। नोट, यदि ए इज सबसेट ऑफ बी तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? बताओ। ए सबसेट ऑफ बी क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी ना होगा। कैसे होगा? ना समझ में आया तो तुरंत देख लो। ए बराबर 1 2 3, बी बराबर 1 2 3 4। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? जो दोनों में कॉमन हो। दोनों में कॉमन क्या है? 1 2 3। ये क्या है? यहाँ क्या लिखोगे? यही तो पूछ रहे हैं। क्या थोड़ा समझो, दिमाग लगाओ। ए बी का सबसेट यानी ए के सभी अवयव बी में होंगे, यानी क्या? हाँ, बी ए का सबसेट होता तो बी लिखते हैं। जो कम है वो इसमें आएगा। समझ में आ गया? तो इसको ये इम्पॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आता है संकेत में। ठीक, अब उदाहरण 16 कह रहा है कि उदाहरण 14 को विचार करो। ये जो उदाहरण 16 कह रहा है कि उदाहरण 14 के समुच्चय यक्स और वाई पे विचार कीजिए और यक्स इंटरसेक्शन वाई ज्ञात कीजिए। ठीक, तो उदाहरण 14 ही है, यही है ना? अब यहाँ पे यक्स और वाई ना दिखा करके हमको क्या दिखाना है? यक्स और वाई तो हम पहले समझ चुके हैं, अब हमें निकालना है यक्स इंटरसेक्शन वाई। तो क्या है? गीता, यानी गीता जो है दोनों खेल खेलती है, हॉकी टीम में भी है और फुटबॉल टीम भी खेलती है। अगर इसको अगर वेन डायग्राम बनाना हो तो देखो, इसे क्या लिखोगे? ये यू है, एक यक्स वाला ऐसे बना दो, एक वाई वाला ऐसे बना दो। ये यक्स है, ये वाई है। ठीक, और यक्स में क्या है? गीता दोनों में है। तो देखो गीता को अगर हम जी से लिखें तो गीता यहाँ आएगी। और यक्स में अब बचा क्या? डेविड और अशोक, डी और ए, सॉरी सॉरी सॉरी, अगर यक्स में जी के अलावा कोई बचा तो क्या बचा? राम और अकबर, आर और ए। समझ में आ गया? आर और ए। ठीक, और वाई में फिर क्या बचा गीता के अलावा? डेविड और अशोक। ये अकबर है, ये अशोक है, ए एस लिख दो इसको। समझ में आ गया? अगर वेन डायग्राम बनाना हो तो इसका ऐसे वेन डायग्राम बनाएंगे। समझ में आ गया? ए बराबर देखो ये दिया है, बी बराबर ये दिया है, 2 3 5 7 इसमें है ही। तो बी क्या है? ए का क्या है? सबसेट है। बी ए का सबसेट है तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा? बी होगा। अभी तो बताए हैं, होगा ना? ए इंटरसेक्शन बी करो या बी इंटरसेक्शन ए करो, एक ही बात है। ठीक, अभी आगे बताएंगे, यही होगा ना? अभी बताए ना? वैसे भी देख लो, बी इंटरसेक्शन ए निकालो तो क्या आएगा? 2 3 5 7 ही तो आएगा। बी और ए में कॉमन क्या है? 2 3 5 7, और 2 3 5 7 का मतलब बी। क्लियर है?
सी बताया है ना। देख लो बढ़िया थोड़ा सा बताएं तो घबरा करे। देखो ए इंटरसेक्शन बी मतलब ये वाला भाग, ठीक। और आकृति ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि ये दोनों क्या है, विसंगीत हैं। ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई यानी असंयुक्त समुच्चय है। ए तथा बी क्या है, ए तथा बी असंयुक्त है, असंयुक्त समुच्चय। क्लियर, ये बता ही चुके हैं। अब कुछ चीज़ें और बताते हैं, जैसे उसमें बताए थे प्रॉपर्टीज ऑन इंटरसेक्शन। पहला वही चीज ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए, इसको क्या कहते हैं, क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम। अभी एक चीज और बता दे, साहचर्य नियम। ए इंटरसेक्शन बी करो, फिर उसके बाद सी के साथ इंटरसेक्शन करो, या बी इंटरसेक्शन सी करो फिर ए के साथ इंटरसेक्शन करो, दोनों बराबर होता है। इसको कौन सा नियम कहते हैं, साहचर्य नियम। चर नियम। तीसरा ए इंटरसेक्शन फाई क्या आएगा, इसमें इंटरसेक्शन ए और फाई में कोई, ये फाई में कोई अवयव है ही नहीं, इसमें अवयव है। दोनों में कॉमन क्या है, फाई ही होगा ना, तो फाई होगा। ये तत्समक नियम नहीं है, ऐसा ये गुण है, ठीक। ये गुण होता है कि किसी भी सेट को उसको फाई के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो वही अवयव नहीं दे रहा है, वही अवयव देता था, आइडेंटिटी कहते हैं। चौथा नियम यह है, ए इंटरसेक्शन यू बराबर क्या आएगा, ए यू का नियम। ये सब कर लोगे ना, एग्जाम्पल ले लेना। एक और है पांचवा, वितरण नियम। अच्छा, वर्ग सम नियम देख लो उसको भी, यानी कि ए इंटरसेक्शन ए करोगे तो क्या आएगा, यही तो आएगा जी। दोनों कब दोनों में है, इसको कहते हैं वर्ग सम नियम। वर्ग सम नियम। एक नियम और है, छठवां कर लो, इसमें दो है, ए बी। ए को ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। इसको कहते हैं, दोनों को हम लोग कहते हैं वितरण नियम। क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वितरण नियम। क्यों ऐसा कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्यों ऐसा कहते हैं, देखो ये वितरित हो रहा है, यूनियन पे ये वितरित हो रहा है। देखो यूनियन पर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी हो जा रहा है। ये किस पे वितरित हो रहा है, इंटरसेक्शन पे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑन यूनियन पर कहते हैं, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑन इंटरसेक्शन। संघ पर वितरण नियम, ये क्या कह लेंगे, सर्वनिष्ठ पर वितरण नियम। समझ में आ गया। तो ये है प्रॉपर्टीज ऑन इंटरसेक्शन। ये होगा, देखो यही बताया है ना। ये दोनों एक साथ कर दिया है, फाई और यू के नियम दोनों एक साथ कर दिया। बाकी देखो वितरण या बंटन नियम, एक बार इंटरसेक्शन पे किए हैं, एक बार यूनियन पे किए, हम दो किए हैं। तो यही चीज़ किए, समझ गए। ये क्या है, ये जानना जरूरी है। इसको देखो, यहाँ फाई को आइडेंटिटी नहीं कहे थे, आइडेंटिटी कब कहते हैं मालूम होना चाहिए। जैसे वहाँ हम कहे थे ए यूनियन फाई बराबर ए, कोई भी अवयव किसी ऑपरेशन, ये क्या है, देखो पहले समझो कि यूनियन इंटरसेक्शन ये क्या है, ऑपरेशन है। जैसे वहाँ था प्लस माइनस,
कोई भी दो अवयव को प्लस करते थे तो 4 आता था, अब माइनस करते थे तो क्या आता था, 0 आता था। ऑपरेशन बदलते थे तो ये अवयव बदल जाते थे। ठीक, यहाँ भी ऑपरेशन बदल रहे हो तो बदल जा रहे हैं ना। हाँ, तो यहाँ पे फाई को आइडेंटिटी कहते थे। क्यों कहते थे? क्योंकि फाई ए के साथ जब यूनियन ऑपरेशन लगाते तो वही अवयव दे दे। अगर वही अवयव दे देता तो यहाँ पे भी हम इसको फाई को आइडेंटिटी कहते हैं। दे रहा है, फाई को ए के साथ कहे तो ए नहीं ने दिया। ठीक, जिसके साथ हो रहा है ऑपरेशन वो दे दे तब इसको कहेंगे आइडेंटिटी। ठीक, लेकिन यहाँ देखो ये इसके साथ हुआ तो वही अपने आ गया, अपने आएगा तो नहीं, उसी दूसरे को ला देगा तब कहेंगे आइडेंटिटी। तो इस चीज को समझना। अब देखो ये सब चीजें थोड़ा सा वेन डायग्राम को समझते हैं। देखो ये जो है ये दिख रहा है, और बड़ा करते हैं। देखो ये गोला है, ये क्या है, ये गोला ये है, ये गोला ये। बी यूनियन सी का मतलब ये पूरा ये रंगा हुआ है। ठीक, ये दिख नहीं रहा है, रंगा हुआ है, रंग देते हैं। बी यूनियन सी का मतलब ये पूरा रंगा हुआ भाग। ठीक, बी यूनियन सी का मतलब बी और सी के टोटल भाग, जो रंगा हुआ वाला भाग है उसको क्या कहेंगे, बी यूनियन सी। बी यूनियन सी का मतलब बी और सी के संपूर्ण भाग। तो जो रंगा हुआ भाग है क्या है, क्रॉस लाइन क्या है, क्रॉस लाइन क्या है, बी यूनियन सी है। इस डायग्राम में जो रंगा हुआ भाग है उसको क्या कहेंगे, बी यूनियन सी। अब यहाँ पे देखो ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कौन कॉमन है बताओ। अगर इस तीनों में ए बी और सी में ए इंटरसेक्शन बी बताना हो तो क्या बताओगे, ए और बी का केवल देखोगे। ए ये है, ए ये है, बी ये है। अभी ए और बी को ही देखो, सी को तो देखो मत करो। अब ए और बी में दोनों में कॉमन कौन है बताओ, ये वाला कॉमन है। देखो ये कॉमन है, ये कॉमन है, यही कॉमन है ना। तो इसी को ये लिखा है इंटरसेक्शन बी। समझ में आ गया, क्लियर है ना। जो रंगा हुआ वाला भाग है वो इसी को क्या लिखा है, इंटरसेक्शन बी। समझ में आ गया ये। तो ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। समझ में आया। अब देखो इसमें, अब ऊपर देख लिए तो इसको थोड़ा सा अब इसमें देखो बी यूनियन सी किया गया है, फिर ए के साथ इंटरसेक्शन किया गया है। ठीक, पहले इसको हम समझाएंगे अलग से तब समझेंगे। देखो एक वृत्त ए बी सी। अब ये बताओ पहले बी यूनियन सी निकालो। ये बी है, ए है, ये सी है। तो बी यूनियन सी अगर निकालो तो क्या निकलेगा, रंगो, सॉरी पीला से रंगेंगे तब। बी यूनियन सी यही ना हुआ, दिख रहा है। बी यूनियन सी यही हुआ, बी और सी टोटल रंग दिए, लेकिन हम केवल बी यूनियन सी ही निकालना है। ए के साथ इंटरसेक्शन, अब बी यूनियन सी का ए के साथ इंटरसेक्शन कौन सा होगा, ए के साथ इंटरसेक्शन बी यूनियन सी मतलब पूरा क्रॉस लाइन। अब ए के साथ कितना इंटरसेक्शन है बताओ, बी यूनियन सी का ए के साथ इंटरसेक्शन यही वाला है ना जी। ये पूरा पोर्शन, ये अब इसको चाहो तो दूसरा कलर दे दो। ये वाला पोर्शन ना है, तो ये वाला पोर्शन देखो, ये वाला पोर्शन, ये फिगर में जो है ये क्या है, ये पूरा अगर रंग दो, ये यही जो है ये क्या है, बी यूनियन सी का ए के साथ इंटरसेक्शन है। अगर वेन डायग्राम बताओगे समझ में आ गया। ठीक, हम दो कलर बताए थे तो इसमें समझ में आ रहा है, दिख रहा है ना।
ये वाला ये लाल से है, किताब में देखोगे हरा, समझ में आ गया? और लाल दिख रहा है, तो समझ में आ गया? ठीक है ना, चलो इस समझ में आ गया। अब देखो यहाँ ए और सी का कॉमन, ए और सी, बी का भूल जाओ, तो ए और सी का कॉमन अगर रंगना होगा तो कौन सा पोर्शन रंगोगे? ए और सी को देखो, ये क्या है? ए है, ये क्या है? ए, ये क्या है? सी है, दोनों का कॉमन यही तो है, यही ना है, तो यही है ए यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन सी। समझ में आ गया? अब यहाँ देखो ए इंटरसेक्शन सी पहले निकालो, तो ए और सी में कॉमन क्या है? ये है, फिर ए इंटरसेक्शन बी निकालो, तो ये क्या है? ये है, ए इंटरसेक्शन बी, दोनों एक का एक कलर हो जा रहा है जी। देखो फिर से देखो, ए इंटरसेक्शन सी क्या है? ये है, ठीक। फिर ए इंटरसेक्शन बी क्या है? ये है पूरा। अब दोनों का यूनियन अगर करोगे तो टोटल आ जाएगा ना, फिर ये पूरा आ जाएगा, ये पूरा। समझ में आ गया? तो वही वेन डायग्राम में ये जो कह रहा है ये वाला पोर्शन है। समझ में आ गया? तो वेन डायग्राम समझ में आ गया? कैसे बनाओगे? तो एक बनाना पड़ेगा, ठीक। अब आगे देखते हैं समुच्चयों का अंतर क्या होता है। डिफरेंस ऑफ टू सेट, नाम से क्लियर है क्या होता है। यदि ए और बी दो समुच्चय हों तो ए डिफरेंस बी या ए और बी के अंतर को ए माइनस बी से प्रदर्शित करते हैं तथा ए अंतर बी पढ़ते हैं। ए और बी के अंतर को ए माइनस बी से प्रदर्शित करेंगे, उसको पढ़ेंगे क्या? ए अंतर बी। कल के अगर हम लिख दें बी माइनस ए तो इसको क्या पढ़ेंगे? बी अंतर ए। समझ में आ गया? यदि ए और बी दो समुच्चय हो तो ए और बी के अंतर को ए माइनस बी से प्रदर्शित करते हैं तथा पढ़ते क्या है? ए अंतर बी। तथा ए अंतर बी होता क्या है? तथा ए माइनस बी में ए के वे और ए मतलब समुच्चय ए, यहाँ लिखना चाहो तो लिख लो, समुच्चय ए के वे अवयव जो बी में ना हो, बस बात खत्म। जैसे कह लें ए बराबर 1 2 3 4, बी बराबर 3 4 5 6। अगर हम ए माइनस बी निकालो, ए के वे अवयव जो बी में ना हो, कौन सा अवयव है? हाँ 1 2 4, 1 2 4 ना, 1 2, बस यही तो बताना है। सॉरी 1 2 6, बस हो गया ए माइनस बी। ए माइनस बी में ए के अवयव होंगे। देखो 1 2, अरे यार कहाँ से ए माइनस, तुम लोग जो बोल रहे हो वही लिख दे रहे हैं। ए के वे अवयव जो बी में ना हो, एक जो है बी में है नहीं है ना, तो उसको लिखेंगे। 2 नहीं है तो इसको लिखेंगे। 3 ए में बी में है, 4 नहीं, बस इतने हुआ, ठीक। ए के वे अवयव जो बी में ना हो, बस ए के ही अवयव लिखेंगे। ए माइनस बी में ए के अवयव लिखेंगे। कौन सा अवयव लिखेंगे? जो बी में ना हो। हम 4 क्यों नहीं लिखें? क्योंकि वो बी में है, ठीक। 3 क्यों नहीं लिखें? क्योंकि वो बी में है। हमें पहली बात ए के अवयव लिखना है, और कौन सा अवयव लिखना है? जो बी में ना हो। अगर हम यहीं पे अगर बी माइनस ए लिखें तो क्या होगा? बी के अवयव लिखेंगे। बी के वे अवयव जो ए में, 3 इसमें है, 4 इसमें है, 5 नहीं है तो 5 लिखेंगे। 5 और 6, तो समझ में आ गया?
तो यानी कि अगर हम यहाँ पे एक मिटा दें, यानी कि अगर हम यहाँ पे लिख दें b माइनस ए, तो यहाँ क्या लिखोगे, समुच्चय b के वे अवयव जो a में न हो। अब इसी को थोड़ा सा समुच्चय निर्माण विधि से लिखो, यानी a माइनस बी में किसके अवयव होंगे, यक्स, ऐसे लिखो, यक्स इस प्रकार से होंगे कि यक्स a के तो होंगे और किसके नहीं होंगे, b के नहीं होंगे। ऐसे ही नहीं लिखोगे, ऐसे ही नहीं लिखोगे। एग्जाम्पल फिर से बता दे रहे हैं, a बराबर 1 2 3, b बराबर 2 3 4, a माइनस बी बराबर क्या आएगा, a के वे अवयव जो b में ना हो, बस एक आएगा ना। 1 जो है मतलब a के अवयव है और वे b में नहीं है। समझ में आ गया। तो a माइनस बी बराबर यक्स इस प्रकार से होगा कि यक्स a का होगा और b का नहीं होगा। ठीक, अगर अब हम इसी प्रकार b माइनस ए निकाले तो, यानी कि b माइनस ए निकाले तो क्या लिखोगे, यक्स इस प्रकार से किसके अवयव होंगे, b के होंगे, b के होंगे और वो किसके नहीं होंगे, a के नहीं होंगे। यानी a माइनस बी निकालोगे तो a के अवयव मिलेंगे, b माइनस ए निकालोगे तो b के अवयव मिलेंगे। समझ में आ गया। तो a के अवयव जो b में ना हो। समझ में आ गया, आया। अब देखो नोट, इसका भी वेन डायग्राम बनाएंगे। ठीक, नोट पहला, a माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, यानी कि समुच्चयों में अंतर क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। एग्जाम्पल फिर से वही बता रहे हैं, a बराबर 1 2 3 4 5, b बराबर 3 4 5 6, a माइनस बी बराबर क्या आएगा, 1 2 5 1 2, b माइनस ए क्या होगा, b के अवयव मिलेंगे जो a में ना हो। ठीक, 6 ना बस मिलेगा, 1 6 बस ना। क्या a माइनस बी माइनस ए के इक्वल है, नहीं है। तो वही तो हम बता रहे हैं, यानी कह सकते हैं कि समुच्चयों का अंतर क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। अर्थात समुच्चय का अंतर क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। ठीक, क्लियर है। थोड़ा सा और बचा है, बस करते हैं क्वेश्चन। देखो लगा लोगे, ये a बराबर दिया है, a बराबर ये है, b बराबर ये है, a माइनस बी निकालो। a के वे अवयव जो b में ना हो, बताओ जल्दी से। 1 2 3 4 5 6, बस ये क्या, a माइनस बी, b माइनस ए निकालो। b के अवयव जो a में ना हो, बस 8। समझ में आ गया। यहाँ भी देख रहे हो कि a माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। देखो मान लीजिए v बराबर ये है, b बराबर ये है, तो v माइनस बी और v माइनस बी ज्ञात करना। कर लोगे। देखो v माइनस बी बराबर v के वे अवयव जो a में b में ना हो। a इसमें है e o, ठीक, बस ना। अब फिर क्या निकलना, b माइनस b के अवयव आएंगे। पहले ध्यान दो कि b माइनस बी में b के अवयव आएंगे। b के कौन से अवयव आएंगे,
के, बस बस ए तो इसमें भी है, आई इसमें, बस के। बस के आएगा। ठीक, यहाँ देख रहे हो कि v माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस वी। नेक्स्ट, अब देखो, अब यहाँ एक चीज़ दिखाना चाहते हैं, a माइनस बी, और ये रिजल्ट ये बता रहा है कि हम अलग से बना रहे हैं तब समझ में आएगा। ठीक, देखो ये क्या है, u, ये क्या है u, ये क्या है a, ये क्या है b। हम पहले गोले के बात कर रहे हैं। a माइनस बी क्या होगा, a के अवयव होंगे जो b में न हो, तो क्या होगा, यही ना होगा, a माइनस बी तो यही ना होगा। a के अवयव तो होंगे लेकिन वो b में न हो। अगर इसको ले लेंगे a वाला तो b में हो जाएगा ना, a माइनस बी ए हो गया। अब b माइनस ए मतलब b के अवयव जो a में ना हो, कौन सा होंगे, ये होंगे। ये क्या है, b माइनस ए है, ये क्या है, b माइनस ए है ना। देख रहे हो दोनों में कोई कॉमन है, बीच वाला। अरे ये हरा में और पीला में कोई कॉमन, मतलब b माइनस ए और a माइनस बी में, a माइनस बी और इंटरसेक्शन b माइनस ए क्या है, फाई है। कोई कॉमन है, कहीं लड़ रहे हैं दोनों। और a माइनस बी और b माइनस ए का इंटरसेक्शन ये वाला है, नहीं फाई नहीं होगा जी, सॉरी, हाँ सॉरी, ये फाई होगा, कोई कॉमन नहीं है। मतलब b माइनस ए ये वाला पोर्शन है, b माइनस ए का मतलब ये, a माइनस बी का मतलब ये ना, दोनों में कोई कॉमन है। अब a इंटरसेक्शन b क्या होगा, a इंटरसेक्शन b तो ये होगा ना, a इंटरसेक्शन b तो ये होगा ना, इसको लाल, a इंटरसेक्शन b क्या होगा, ये होगा। अच्छा लग रहा है, देखो ये क्या है, a इंटरसेक्शन b, ये हरा वाला भाग क्या है, b माइनस ए, ये पीला वाला भाग क्या है, a माइनस बी। लेकिन तीनों क्या किसी में मिल रहे हैं, तो तीनों क्या है, डिसजॉइंट है। यहाँ से स्पष्ट है कि, यहाँ से स्पष्ट है कि a माइनस बी कामा b माइनस ए तथा a इंटरसेक्शन b में कोई अवयव सर्वनिष्ठ, कोई अवयव सर्वनिष्ठ नहीं है। ठीक है, क्लियर है ना। तो बस यही बताने की कोशिश किया गया है। अब देखो प्रश्नावली, ठीक, तो प्रश्नावली नहीं हो पाएगा ना। चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी क्वेश्चन, अगर इस प्रश्नावली के क्वेश्चन लगाते हैं तो फिर टाइम ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन को हम किसी दूसरे वीडियो लेक्चर में कर देंगे। धन्यवाद।